हेलो हेलो, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं AS 29 प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। तो सर, ये क्या बताता है एएस हमारा, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले समझो कि भाई हमारे बिजनेस में बहुत सारी लायबिलिटीज आती हैं, बहुत सारी एसेट्स हम क्रिएट करते हैं। तो ये सब एसेट की तो हम नॉर्मल बुकिंग कर लेते हैं, पर कुछ कुछ एसेट जो हमें पता नहीं होती क्रिएट हो सकती है, पर वो हमें पता नहीं है, तो वो भी हम उसको बोलते हैं कंटिंजेंट एसेट। और कुछ कुछ हमारी लायबिलिटी होती है जो हमें पता नहीं है भी फ्यूचर में हो सकती है, पर हम उनको बुक तो कर लेंगे, उनको डिस्क्लोज कर लेंगे। तो उस वे में हम यहाँ पे प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट क्रिएट करते हैं। वैसे ये प्रोविजंस क्या होता है? वे कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर, तो हमें इनका प्रोविजन करना पड़ता है। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो कुछ कुछ चीजें हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है, तो उनको बोलते हैं प्रोविजन। आपने 11th में पहले से ही पढ़ा होगा। तो इस वे में हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये इसका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो भाई हम एक अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन कर पाए, किसी भी हमारी एसेट या लायबिलिटी उनका मेजरमेंट कर पाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। हम किस बेसिस पे हमारी कंटिंजेंट एसेट को बुक करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक करेंगे, ये हम समझ पाए। तो पहले इस एस के थ्रू हम ये बात क्लियरली समझ पाएंगे भाई क्यों हम ये चीज बुक कर रहे हैं, कैसे बुक कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल बात है। एंड वो प्रोविजन को हम अच्छे से अप्लाई कर पाए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, सिंपल चीज है। आगे आता है कि भाई ये सब सभी पे अप्लाई होता है, सभी एंटरप्राइज पे अप्लाई होता है ये, ठीक है। जहां पे भी अकाउंटिंग और प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी होगी ना, सभी पे अप्लाई होगा ये एस। तो ये सिंपल बात है, ये तो सभी पे अप्लाई होता है। जहां पे भी प्रोविजन बनेंगे, जहां पे भी हमारी कंटिजेंट एसेट एंड लायबिलिटी क्रिएट होगी, वहां पे हमारा ये एस अप्लाई होगा। और ये हम क्यों एस पढ़ रहे हैं? ताकि हम समझ पाए हम किस लेवल पे मेजरमेंट करेंगे हमारे कंटिजेंट एसेट को, कंटिजेंट लायबिलिटी को, और कैसे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स के अंदर। और पर देखो, ये कुछ कुछ जगह पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे AS 7 है, AS 19 है, AS 22 सब पे अप्लाई नहीं होगा ये। तो हमें ये बात क्लियर रखनी है कि कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा। सिंपल बात है, हर जगह अप्लाई होगा एक्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बहुत सिंपल चीज है। आगे देखते हैं, कुछ हमारी देखते हैं यहाँ पे की डेफिनेशंस क्या क्या है। कुछ कुछ की डेफिनेशंस हम समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी की डेफिनेशन ही हमें काम आने वाली चैप्टर के अंदर। तो भाई समझ लेते हैं कि भाई की डेफिनेशन है क्या, कैसे काम करती है, और कैसे इनको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सबसे पहले आता है प्रोविजन। देखो, किसी भी चीज का अगर हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसा हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं हम प्रोविजन बना रहे हैं। एग्जाम्पल, भाई मेरे कुछ डेटर्स थे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे डेटर्स हमारे, क्या पता डूब जाए, हमें डर है कि भाई आगे हमसे पैसा रिसीव नहीं होगा। तो हमने ऑलरेडी एक एस्टिमेट लगा दिया। सपोज हमारे पास 100 डेटर्स थे, हमने एस्टिमेट किया भाई 80 तो अच्छे हैं, पर 20 वाले गंदे हैं और ये 20 डेटर हमें पैसा नहीं देंगे। तो हमने अभी से ये समझ लिया कि भाई 20 डेटा में पैसा नहीं देने वाले, तो उनका हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। प्रोविजन क्या होता है? एक सेफ्टी के लिए हमने समझ लिया कि भाई ये अमाउंट हमने अपने अकाउंट में बाजू में रख दिया, ताकि हमें फ्यूचर में नुकसान का ऑलरेडी हम अंदाजा हो गया है। तो फ्यूचर में जो भी हमें नुकसान होगा, उसमें हमें इतना नुकसान बिजनेस में हम झेलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी हमने प्रोविजन बना के रखा है। एग्जाम्पल कि भाई हमें अचानक से झटका लगे, भाई हमें 20 डेटा हमें पैसा नहीं दे रहे, तो अचानक झटका हमें नहीं लगेगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा हुआ है। तो अगर हमने ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा हुआ है, तो हमें इसका झटका महसूस नहीं होगा फ्यूचर में। तो इसके लिए हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है और कुछ नहीं है। तो हमें हमेशा जब भी हम एस्टिमेट लगाएंगे किसी भी चीज़ का, चाहे डेप्रीसिएशन का, चाहे बेड डेट्स का, जो फ्यूचर में हमें कोई नुकसान होने वाला हो, उसका हम पहले से एस्टिमेट लगा दे रहे हैं। या फिर कुछ हमें चीज़ें चीज़ें हमें जाने वाली हो हमारे बिजनेस में से, अगर उसका हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन करना। बहुत सिंपल चीज़ थी। आगे आता है लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी आपको पता होगी, नॉर्मल जो हम बुक करते हैं वो होती है, बट कंटेंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ये होती है भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स के, मतलब हमें अभी पैसा पे करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट्स। भाई पास्ट में हमने ऐसा कुछ कर लिया कि हमें अभी पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हमारा कंटेंजेंट लायबिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है कि भाई हमने कुछ पास्ट में से कुछ
कुछ खराब कर्म किए थे जिसका फल हमें अभी मिलने वाला है, उसको बोलते हैं हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी, या फिर अभी कभी भी मिल सकता है। और उसके कारण जो हमारे रिसोर्सेस हमें पड़े हैं, एग्जाम्पल हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा है, हमारे जो प्रॉफिट आ रहा है वो बिजनेस का प्रॉफिट पड़ा है, तो उसके थ्रू हमें वो चुकाने पड़ेंगे। जो भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस है उसको यूज करके हमें उसको चुकाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। बहुत सिंपल चीज थी। फिर आगे आता है हमारा ऑब्लिगेटिंग इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स जो अचानक हो जाएंगे जिसके कारण हमें एक ऑब्लिगेशन पैदा होगी और वो हमें चुकानी पड़ेगी। जैसे अचानक से कुछ ऐसी हमारे यहाँ पे पेनल्टी लग गई सरकार के द्वारा, तो वो हमें चुकानी पड़ेगी। ये इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट्स। तो कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट हमें पता नहीं होगा, ये अचानक से हो सकता है। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट को हम बोलेंगे भाई हमारी एक सडन लायबिलिटी एक टाइप की, तो हमें चुकानी पड़ेगी, वही हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज चुकानी पड़ेगी, सिंपल बात है। तो इसलिए उनको बोलते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो उनका देखो रिजल्टिंग इन रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट सेटलमेंट, मतलब उनका अल्टरनेटिव नहीं है, हमें चुकानी ही चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं इसको हम टाल सकते हैं। आप देखो सरकार ने अगर आपको पेनल्टी लगाया, टाल नहीं सकते, आपको चुकानी ही पड़ेगी। तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो चुकानी ही पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट। आगे आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं किए होते। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मैंने ए को बोला कि भाई तू गुड्स इतने भाव पे लेके आना, ए को बोला कि भाई तू गुड्स लेके आना, और मैं बी हूं, ठीक है, तो मैं तेरे को उस गुड्स के 100 रुपए दे दूंगा, ठीक है। ए गुड्स लेके आएगा और बी 100 रुपए देगा, ठीक है। दोनों ने हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पे ए गुड्स लेके ही नहीं आया और मैंने पैसे दिए ही नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए और गुड्स नहीं लेके आया, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहां तो दोनों पार्टी ने अपने परफॉर्म नहीं किए हो, या तो दोनों ने पार्शियली परफॉर्म किए हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उनमें क्या होता है भाई, उनपे हम उनको बुक नहीं कर सकते, हम उनको क्या बुक करेंगे, तो पार्शियली किए होंगे, तो उनपे एएस 29 अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे एएस 29 अप्लाई नहीं होता, यूजुअली अप्लाई नहीं होता, हमें बात ध्यान रखनी है। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, दोनों ने परफॉर्म किया पर आधा अधूरा परफॉर्म किया हो, तो वहां पे एएस 29 अप्लाई नहीं होगा हमारा। बहुत सिंपल चीज थी यहाँ पे। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट में लिखिए हाँ सर क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं भाई रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे इनको, क्राइटेरिया क्या है, कब रिकॉग्नाइज करेंगे और कब हमें रिकॉर्ड करना है कंटेंजेंट एसेट को, कंटेंजेंट लायबिलिटी को, प्रोविजंस को हमें रिकॉर्ड कब करना है। तो देखो बहुत सिंपल चीज है। पहले हम आते हैं प्रोविजन। प्रोविजन को हमें एक बात याद रखनी कि भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, हमें तभी रिकॉर्ड करना है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स, तभी हमें इनको बुक करना है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर हमें अभी चुकाने को नहीं आ रहा, तो हम इनको रिकॉर्ड नहीं करना है। अभी मतलब क्या, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24, अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है 25-26 चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाला इसमें हमें बुक करना है। 25-26 में अगर हमारा कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है तो हमें प्रोविजन बना देना है। सिंपल चीज है ये। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, सिंपल बात। और हमारा जो प्रोबेबल आउटफ्लो हमें पता होना चाहिए, हमारा आउटफ्लो होने वाला है इसके कारण, ये प्रोबेबल होना चाहिए। प्रोबेबल क्या होता है, मोर देन 50% हमें पता होना चाहिए, चांसेस है कि भाई हमारा आउटफ्लो होगा ही होगा, ये हमें पता है ऑलरेडी, श्योर है, मोस्टली श्योर है कि हमारा आउटफ्लो होने वाला है, और जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं वो घट जाएंगे। एग्जाम्पल जो हमारा कैश है वो घट जाएगा, वो हमें पता है भाई हमें प्रॉफिट से चुकाना पड़ेगा, या तो हमारा कुछ भी करके हमारा कैश घटने वाला। अगर हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस, तो हमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, सिंपल बात है। और तीसरा, हम रिलायबल एस्टिमेट कर रहे हैं वो अमाउंट का, मतलब वो अगर अमाउंट मेजरेबल ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो हम बुक क्या करेंगे। बहुत सिंपल बात है। तो अमाउंट मेजरेबल होना चाहिए, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो होना चाहिए, साथ में हमारे यहाँ पे ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। अगर ये तीनों चीजें हो रही है तभी हमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है। अगर ये तीन चीजें नहीं हो रही तो हमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करना है। बहुत सिंपल सी चीज थी ये। आगे देखते हैं, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है भाई, सपोज कंपनी कार बेच रही थी, वो भी वारंटी के साथ, ठीक है, वारंटी के साथ वो कार बेच रही थी। आगे आया भाई, कार तो हमने बेच दी, पास ऑब्लिगेशन था, हमने कार बेच दी, कंपनी ने बहुत सारी कार बेची होगी, हजारों कार बेची होगी। फिर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आया कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट टू फिक्स डिफेक्ट्स, मतलब देखो हमने वारंटी दी थी ना, तो हमें डिफेक्ट्स भी सेट करने पड़ेंगे इसके अंदर। सिंपल सी चीज है, अगर डिफेक्ट अगर सेटल नहीं करेंगे इनका, तो फिर
कंपनी पे केसेस होंगे, तो डिफेक्ट हमें पे करने पड़ेंगे, ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। तो देखो पास्ट में हमने कार बेची और हमारे उनको रिपेयर करने का आ गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये हमें पता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री सम कार्स विल नीड रिपेयर, हमें ये पता ही बात है, तो बस हमें उनका एक प्रोविजन क्रिएट कर देना है, बहुत सिंपल चीज है। कार बेची हमें, वारंटी हमें देनी है, तो हमें तो पता है भाई वारंटी देनी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ सकती है कार की, तो उसको पहले से बुक करके रखो एज अ प्रोविजन। वारंटी जो भी खर्चा आएगा कार की वारंटी का अप्रॉक्सीमेट जो भी आप अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हो, उसको अभी से अभी बुक कर लो कार की वारंटी के लिए। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन बनाना फॉर वारंटी पर्पज, या फिर फॉर एनी लायबिलिटी जो भी पास्ट के कारण जो हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगा उसकी लायबिलिटी को क्रिएट करना, प्रोविजन को क्रिएट करना। आगे देखते हैं कंटेंजेंट लायबिलिटी, ये क्या होती है, कंटेंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, हम ये पहले समझते हैं। हमने पहले भी समझा कि भाई ऐसी कुछ चीजों के कारण हमें अभी कुछ अमाउंट चुकाना पड़ रहा है, कंटेंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि सपोज कुछ पास्ट में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए, पास्ट में हमारे इवेंट्स हुए, उसमें हमारी पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ गई कि भाई हमें चुकाना पड़ सकता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हमें गारंटी नहीं है पर ठीक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि भाई चुकाना पड़ सकता है। अब देखो पॉसिबल और प्रोबेबल का डिफरेंस क्या हम समझते हैं। देखो ये है डिफरेंस, बेसिक टर्म्स हम समझ लेते हैं। प्रोबेबल मतलब मोस्ट लाइकली, हमें चुकाना पड़ ही सकता है, ये होता है प्रोबेबल, हमें चुकाना ही चुकाना पड़ेगा कैसे भी करके। इसका बोलते हैं मोर देन 50% चांसेस होते हैं हम चुकाना ही पड़ेगा, गारंटी है। फिर आता है पॉसिबल, लेस देन 50% चांसेस, 50% चांस चुकाना होता है, गारंटी नहीं है चुकाना है नहीं चुकाना है, लेस देन प्रोबेबल है, सिंपल बात है। फिर आता है रिमोट, वेरी अनलाइकली। तो देखो जो प्रोविजन था ना उसमें प्रोबेबल था, पता था हमें, गारंटी थी, मोर देन लाइकली था, तो चुकाना पड़ सकता है, तो वो था प्रोविजन के अंदर। अब कंटेंजेंट लायबिलिटी में क्या आ रहा है, उसमें आता है प्रोबेबल, देखो कहां गया, ये रहा, सॉरी उसमें आता है पॉसिबल, कंटेंजेंट लायबिलिटी में पॉसिबल और प्रोविजन में था हमारा प्रोबेबल। तो कंटेंजेंट लायबिलिटी में पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि भाई चुकानी पड़ सकती है, मतलब नॉट मोर लाइकली बट हाँ 50% चांसेस है हम चुकानी पड़ सकती है हमें, या फिर लेस देन 50%, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट, ठीक है, और हमें एग्जिस्टेंस कंफर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। सर इसका मतलब क्या हो गया, देखो ऐसी कुछ चीजें होने वाली फ्यूचर में हमें पता है, और ये अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर होने वाली है ऐसा हमें अंदाजा है, और उसके कारण हमें पैसा चुकाना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, या अभी चुकाना पड़ेगा या फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा बिकॉज सम पास्ट इवेंट्स। पर यहाँ पे ये पॉसिबल इवेंट्स हैं, नॉट प्रोबेबल। प्रोबेबल इज मोर लाइकली, मोर देन 50% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबल मतलब लेस देन 50%, लेस लाइकली, या फिर हो सकता है नहीं हो सकता, गारंटी नहीं है पर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हमारा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। फिर आगे आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये भी हमारी होनी चाहिए, एक तो होती है भाई पॉसिबल ऑब्लिगेशन या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब अभी हमारे अभी चुकाने के ऐसे कुछ ऑब्लिगेशन आ गई, रिकॉग्नाइज नहीं है भाई, देखो प्रेजेंटली एग्जिस्ट करती है बट हाँ हमारे पता नहीं है कि भाई एग्जैक्टली सर अमाउंट क्या है, या फिर या ये आ भी सकती थी हमें पता भी नहीं है, ठीक है, पर अभी चुकानी पड़ सकती है। तो हमें इसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन करके इसको हमें एक कंटेंजेंट लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, मतलब हमें पता नहीं थी पहले ये चीज हो सकती है पर अचानक से अभी आ गई, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो ये ऑब्लिगेशन हमारे इस साल से आई है और कंटिन्यू हो रही है, तो उसको बोलते हैं कंटेंजेंट लायबिलिटी, जब तक हम चुकाना दे वो हमारी कंटेंजेंट लायबिलिटी है। तो बहुत सिंपल चीज थी कि भाई अगर हमें पता है पास्ट इवेंट ऐसे कुछ हुए हैं और ये पॉसिबल है कि चुकाना पड़ सकता है हमें अमाउंट, और बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, तो उसको बोलते हैं हमारी कंटेंजेंट लायबिलिटी। यहाँ तो कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई जो अभी हमें चुकानी पड़ सकती है, वो भी हमारी कंटेंजेंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगी बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो हमें चुकाना पड़ेगा, और वो हमें पता है भाई हमारा आउटफ्लो रिसोर्स होने वाला है अभी इसी साल में होने वाला है, तो जब तक हम चुका नहीं थे तब तक हमें बुक करना पड़ेगा कंटेंजेंट लायबिलिटी। बहुत सिंपल चीज थी। आगे आता है कुछ इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि भाई हमें कब नहीं करना है। देखो अगर आउटफ्लो इज वेरी लाइकली हो, मतलब रिमोट हो, अगर हमारा आउटकम रिमोट हो, हमें पता ही नहीं है भाई, देखो एक तो हो गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो लेस देन 50% होता है, फिर रिमोट होता है वेरी अनलाइकली, मतलब 2 से 3% चांसेस ही है चुकाने के। अगर ऐसा कुछ है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, देन नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल बात है, डिस्क्लोज मत करो इसको। अगर लेस लाइकली है, अगर रिमोट आउटकम है तो हम इसको डिस्क्लोज क्यों करेंगे, बहुत सिंपल चीज थी। आगे आते हैं कंटेंजेंट एसेट, ये सिंपल बात है भाई, हमें कुछ प्रेजेंट
इनफ्लो हो रहा होगा बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट, एग्जैक्टली लाइक कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा है एनी एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, हमें कुछ अभी प्रेजेंटली हमें कुछ ऐसी एसेट क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट, तो उसके कारण अगर ऐसा कुछ हुआ है हमारा और हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ने वाले हैं इसके कारण, तो हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कंटिंजेंट एसेट को। सिंपल बात है कि भाई अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे कि भाई हमारे एसेट क्रिएट होगी, या तो हमें अभी एसेट क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट, तो हमें उस एसेट को एज अ कंटिंजेंट एसेट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज थी, देखो अभी तक हुई ही है पर हो सकती है, हुई नहीं पर हो सकती है, सिंपल चीज है। उसको बोलते हैं कंटिंजेंट एसेट या फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी, सिंपल बात है। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है। देखो भाई कभी भी कंटिंजेंट एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं करना है, कभी भी। कंटिंजेंट एसेट कैन नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इनको सिर्फ आप डिस्क्लोज कर सकते हो इन बोर्ड्स रिपोर्ट। सिर्फ इफ आउटफ्लो इज प्रोबेबल, इफ इनफ्लो इज प्रोबेबल, सॉरी मैंने यहाँ पे आउटफ्लो लिख दिया। इफ इनफ्लो इज प्रोबेबल, हमें ये करना पड़ेगा, अगर हमारा इनफ्लो प्रोबेबल है ना, तो हमें तभी हमारी कंटिंजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और साथ में हमारा ये क्या होना चाहिए, ये सिर्फ हमें डिस्क्लोज करनी है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करनी है, सिर्फ डिस्क्लोज करनी है बोर्ड्स रिपोर्ट में। बहुत सिंपल चीज है। कभी भी कंटिंजेंट एसेट को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक नहीं करना है, इन बैलेंस शीट में हमें बुक नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। आगे आता है कि भाई अगर रियलाइजेशन वर्चुअली सर्टेन है, अगर वर्चुअली सर्टेन है कि भाई होने ही होने वाला, देखो सर्टेन मतलब मोर देन प्रोबेबल, मोर देन प्रोबेबल मतलब पता ही होने ही वाला ये चीज, तो फिर इसको हम डायरेक्टली असेट बुक कर देना, इसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कंटेंट एसेट को, हम डायरेक्टली हम एज ए नॉर्मल असेट बुक कर लेंगे। सिंपल बात है कि भाई देखो पता ही होने ही वाला है, जब बहुत ही पता ही गारंटी है, तो फिर ये काय का हुआ कंटेंजेंट एसेट हमारा, ये तो हमारा नॉर्मल असेट नहीं बन गया। इट इज नॉट अ कंटेंजेंट एसेट, इट इज अ नॉर्मल असेट, तो हमें उसको उस वे में ही बुक करना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज थी ये, बहुत सिंपल चीज थी सर। आगे आता है मेजरमेंट, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ मच टू रिकॉर्ड, सॉरी हमने पहले पढ़ा कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हमने पहले ये पढ़ा ना, कहाँ गया, व्हेन टू रिकॉर्ड। अब हमें पढ़ना है हाउ मच टू रिकॉर्ड, ये रहा हाउ मच, हमें कितना रिकॉर्ड करना है, अभी हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले अगर हमें जब बेस्ट एस्टिमेट हो गया उस पर्टिकुलर अमाउंट पे ही बुक करना है, जो भी बेस्ट एस्टिमेट है ना हमारा, तो कितना हमारा खर्चा होने वाला है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन हमारी कितनी होने वाली है, तो हमारे बेस्ट एस्टिमेट निकाला है ना, हमें उस पे ही बुक करना है। सर बेस्ट एस्टिमेट क्या होता है, देखो बेस्ट एस्टिमेट होता है कि हमें एक पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूलास लगा दी, या पर्टिकुलर कुछ हमने पास्ट इवेंट्स को देख के हमने बेस्ट एस्टिमेट निकाल लिया, उसको बोलते हैं बेस्ट एस्टिमेट अमाउंट। एग्जाम्पल सपोज भाई पास्ट में मेरे कुछ डेटा डूब गए, 20% में डेटा हर साल डूबते ही डूबते हैं, तो लॉजिकल बात है इस साल भी 20% ही डूबेंगे, अदर देन कुछ नया नहीं हो गया हो। तो हमने कुछ पास्ट इवेंट में ऐसे कुछ हमने अंदाजे लगाए थे, जो अभी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो बस उसको बोलते हैं पास्ट इवेंट्स का, हम यहाँ पे बेस्ट एस्टिमेट निकाल दिया पास्ट एस्टिमेट्स के थ्रू, सिंपल बात है। आगे आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जितनी भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, सपोज एग्जाम्पल पास्ट ईयर्स में हमें सिर्फ 20% होता था बैड डेट, पर इस साल हमारा सपोज कोई ऐसी पैंडेमिक आ गया, सबके बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो क्या पता इस बार बैड डेट हमारा 60-70% हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इस साल में जितनी भी हमारी अनसर्टेनिटीज हुई है, हमें सबको कंसिडर करना पड़ेगा वाइल बुकिंग दिस, सिंपल बात है। आगे आते हैं डिस्काउंटिंग। देखो है भले सपोज हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, पर इसको आप प्रेजेंट वैल्यू में बुक मत करना, जितना पे करना पड़ेगा हमें उसमें ही बुक करना है। हर बार अपना दिमाग नहीं लगाना भाई सर इसकी तो फ्यूचर में पे होने वाली है, इसको पीवी में रिकॉर्ड करते हैं, ये नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू में बुक नहीं करना है इसको, जितना हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ना उसको एग्जैक्ट अमाउंट बुक करना है, डिस्काउंट नहीं करना इसका, प्रेजेंट वैल्यू उसका नहीं बनाना, सिंपल बात। हाँ एक्सेप्ट डीकमिशनिंग लायबिलिटी एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी। सर ये क्या होती है, सपोज आपने कोई पावर प्लांट सेटअप किया, ठीक है, फ्यूचर में आपको इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट की जमीन पे इसको सेटअप किया था, तो आपको पता है ऑलरेडी कि भाई करना पड़ेगा, और ये 40 साल बाद होगा, तो वो 40 साल बाद पता नहीं क्या अमाउंट हो, बहुत दूर है ये चीज़, तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें उसको डिस्काउंट कर लो, उसको पीवी कर लो। या फिर कोई रिकमिशनिंग रिस्टोरेशन लायबिलिटी है, एग्जाम्पल एक याच है, एक शिप है, शिप को हमने रीबिल्ड करना पड़ेगा हर 10 साल में, तो हमें पता है भाई इसका प्रोबेबल, हमें पता है ये चीज़ सिंपल, इसका प्लान भी पता है, हमें पूरा सब कुछ पता है, तो फिर हमें उसको एज अ
प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करना पड़ेगा बाय डिस्काउंटिंग एट द गिवन डिस्काउंटिंग रेट। बाकी सब आप नॉर्मल रेट पे ही, नॉर्मल अमाउंट पे ही बुक करना, एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स। क्लियर हुआ? नो डिस्काउंटिंग। आगे आता है हमारा फ्यूचर इवेंट्स, कि भाई फ्यूचर इवेंट्स को हमें एंटिसिपेट करके बुक करना है, ठीक है। मतलब साथ में, पर हमें एक बात याद रखनी है कि भाई कोई भी ऑपरेटिंग लॉस हुआ, कोई भी ऑपरेटिंग लॉस हुआ या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसको कंसिडर नहीं करना। कुछ भी देखो यहाँ पे लिखा ऑपरेटिंग, कुछ भी लॉस हुआ, कोई भी टेक्निकल चेंजेस हुए, तो हम अज्यूम करेंगे भाई चीजें हमें पता नहीं है। मतलब हर बार अपन थोड़ी उसको एस्टिमेट करके रहेंगे, हर बार उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते भाई कुछ लॉस होने ही वाला है, क्या पता लॉस ना हो, क्या पता टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, सिंपल बात है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज और ऑपरेटिंग लॉस को हमें अज्यूम नहीं करना, उसको एंटिसिपेट नहीं करना। उसके अलावा हमें सारी चीज़ों को एस्टिमेट कर देना है, एंटिसिपेट कर देना, सिंपल बात है। हाँ, पर अगर वहाँ पे सफिशिएंट कोई ग्राउंड है हमारे पास कि भाई ये होना ही होना है, तो फिर उसको हम कंसिडर कर सकते हैं ऑपरेटिंग लॉस को या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज को। अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड एविडेंस नहीं है ना, तो हमें अज्यूम करके भाई हमारी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी या फिर कोई ऑपरेटिंग लॉस नहीं होगा, तो हमें ये अज्यूम करके चलना। बहुत सिंपल चीज़ थी ये। आगे आता है डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये क्या है? देखो कोई भी एसेट अगर आप डिस्पोज करने वाले फ्यूचर में, और उसका अगर आपने पहले कुछ प्रोविजन क्रिएट किया, तो दोनों को हमें नेट ऑफ करके नहीं दिखाना। एसेट उतनी ही रहेगी और कंटेंजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन उतना ही रहेगा। नेट ऑफ नहीं करना हमें उनको। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करें तो हमें कभी नेट ऑफ बुक नहीं करना। भले आप उसको फिर में डिस्पोज करने वाले एसेट को, कोई भी उसका जो प्रोसीड आने वाला हो, तो उसको नेट ऑफ मत करना प्रोविजन से। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। डिस्पोज ऑफ असेट को, जो भी हमारा कुछ भी हमारा इन्फ्लो होने वाला हो, जो भी हमें कुछ प्रोसीडिंग आने वाली हो हमारे हाथ में, उसको नेट ऑफ नहीं करना हमें पर्टिकुलर जो भी हमारा प्रोविजन था। बहुत सिंपल बात को समझ लेना। आगे आता है रीइंबर्समेंट। सर ये रीइंबर्समेंट क्या होता है? देखो रीइंबर्समेंट क्या होता है, अभी कुछ कुछ हमें नुकसान होता है ना फ्यूचर बिजनेस में, तब हमने उसका इंश्योरेंस ले रखा है, तो जो हमने इंश्योरेंस लिया है वो हमें रीइंबर्स करते हैं कि आपका ये नुकसान हो गया, लो आप पैसे ले लो। उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट बाय इंश्योरेंस। या फिर और भी मल्टीपल एजेंसी होती है जो आपको रीइंबर्समेंट देती है, एक टाइप का इंश्योरेंस देती है कि भाई सपोज एग्जांपल सरकार ने आपकी पर्टिकुलर फैक्ट्री तोड़ दी, पर आपको रीइंबर्स कर लिया पैसा कि भाई कहीं और जाके सेटअप कर लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, और मल्टीपल चीजें हैं। तो इसकी अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल चीज है, देखो ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, ये बात हमें याद रखनी है कि हमें रीइंबर्समेंट कब रिकॉग्नाइज करना है, जब वो वर्चुअली सर्टेन हो जाए। अगर हमें पता हो जाए भाई रीइंबर्समेंट मिलने ही वाला है, अगर हमें पता नहीं भाई मिलने वाला है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर पता है मिलने वाला है, पहले से हमें अंदाजा है, हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं उसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे रीइंबर्समेंट को। बहुत सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल चीज थी, बहुत सिंपल चीज थी। ये भी एक बात याद रखना, कभी भी रीइंबर्समेंट हमारा प्रोविजन से ज्यादा नहीं हुआ। मैक्सिमम रीइंबर्समेंट हम बुक कर सकते हैं टिल प्रोविजन ओनली। सपोज हमारा 100 रुपए का प्रोविजन है और 100 रुपए का ही हम रीइंबर्समेंट बुक कर सकते हैं। हम 100 रुपए का प्रोविजन है और 110 का रीइंबर्समेंट बुक नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। तो जितने का प्रोविजन है उतना ही मैक्स हम बुक कर सकते हैं रीइंबर्समेंट, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सिंपल चीज थी सर, मजा आ गया। आगे आता है भाई इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे पीएनएल के अंदर। यहां पे हमें नेट ऑफ करना है, यहां पे हमें नेट ऑफ करना है। यहाँ पे कभी भी आप रीइंबर्समेंट, जो भी आपको रिसीवेबल हो रहा हो और जो भी आपको प्रोविजन हो रहा हो, उसको आपको नेट ऑफ करके प्रेजेंट करना है। हर बार नेट ऑफ करके प्रेजेंट करना है, ये बात आप याद रखना, नेट ऑफ करके ही प्रेजेंट करना है इनको। आगे आते हैं स्पेसिफिक कुछ एप्लीकेशंस है, चीज़ों को हम समझते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। ये क्या होते हैं कि भाई धंधे में कुछ नुकसान हो गया, हमारे ऑपरेट एग्जाम्पल हमने सेल्स परचेज किया, हमें घाटा हो गया। हमने कुछ ट्रेडिंग की, मैं जो भी हम माल सामान जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें घाटा हो गया, तो वो तो घाटा बिजनेस का है, वो तो बिजनेस लॉस हो गया। तो उसका क्या का प्रोविजन, प्रोविजन किसका होता है? जो हमें चुकाना पड़ सकता है, जो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। तो जब हमें पे ही नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में, जब केस तो सिंपल लॉस है, तो एंटिसिपेटेड है, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हमें उसका प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, मतलब क्योंकि डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं बनता। बहुत एग्जाम्पल, एक बार आप एग्जाम्पल देख लो।
सपोज स्टोर एक्सपेक्ट लूज मनी नेक्स्ट ईयर ड्यू टू रिसेशन, भाई मंदी आ गई, माल हमें सस्ते में बेचना पड़ गया, तो ये तो होता है, ये क्या का प्रोविजन, सिंपल चीज थी। आगे आता है रीस्ट्रक्चरिंग, भाई हमें बिजनेस को बिल्कुल रीस्ट्रक्चर कर लिया, कुछ चीज़ें हमने बेच दी, कुछ चीज़ें हमें बदल दी। एग्जाम्पल, टाटा ने अपना होटल्स का जो चेन था वो बेच दिया, नुकसान में बेच दिया, एग्जाम्पल। तो रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, मतलब भले नुकसान में बेचा पर उसका अगर कोई फॉर्मल प्लान था तभी इसको हमें रिकॉग्नाइज करना है। अगर उसका कोई भी फॉर्मल प्लान नहीं है ना, हमने ऐसे ही किया है, देन हमें उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई फॉर्मल प्लान था तो रिकॉग्नाइज करो, कोई फॉर्मल प्लान नहीं था तो रिकॉग्नाइज नहीं करना है। सिंपल चीज़ थी ये, बहुत सिंपल चीज़ थी सर, मज़ा आ गया। एग्जाम्पल, बिडिंग सेल्स एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग बिजनेस लाइन। तो सिंपल बात है भाई, अगर कोई भी धंधा बेचने वाले थे, अगर उसका कोई फॉर्मल प्लान हमने बनाया होगा कि भाई हमें इस वे में बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, बेच के हमें क्या मिल जाएगा, अगर ऐसा कुछ हमें पता है तो उसको कर लो भाई बुक, सिंपल बात है। एज इसका हम प्रोविजन बना लो इसका लॉस का, सिंपल बात है। पर अगर कोई प्लान भी नहीं है, कोई कुछ भी हमने ऐसे ही बेच दिया मुंह उठा के, तो भाई लॉस की सेल होगी, उसको क्या का प्रोविजन होगा फिर ये। हाँ, इसमें हम जो जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना उसको भी गिनेंगे। एग्जाम्पल, रिडंडेंसी कॉस्ट, अगर ऐसा कुछ कॉस्ट हमें इनकर हुआ तो उसको हम काउंट करेंगे इसके अंदर, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे आता है ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है? देखो वही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनर्ड नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट बनने पर ऑनर्ड नहीं हुए, मतलब किसी पार्टी ने निभाए नहीं हो, उसको बोलते हैं ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट। जो निभाए नहीं गए हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, ऑनर नहीं हुए हो, तो अगर उनका जो कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट है उनका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उनका इकोनॉमिक बेनिफिट, कुछ भी हमें उससे खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू जितना उससे फ़ायदा मिलना चाहिए था, फ़ायदा तो मिला नहीं पर खर्चा बहुत हो गया इसका। तो ऐसे कुछ होते हैं ना कि भाई, तो हमें उनका प्रोविजन बनाना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिससे हमें घाटा हुआ हो, किसी पार्टी ने ऐसा कुछ किया हमें घाटा हो गया, उसको बोलते हैं ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हमें उसको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल चीज़ है। तो ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट का हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस का हमें प्रोविजन क्रिएट नहीं करना। और जो रिस्ट्रक्चरिंग है, अगर उसका प्रॉपर प्लान है तो उसका हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, सिंपल चीज़ थी। आगे देखते हैं, एक बेसिक समरी में समझ लेते हैं। देखो प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? मोस्ट लाइकली, मोर देन 50%, सिंपल बात है। तो हमें उसका रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रोविजन। अगर पॉसिबल है तो उसकी हमें लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजन होता है सर्टेन चीज़ों का, मतलब सर्टेन भी नहीं बोल सकते हो, प्रोबेबल चीज़ों का होता है मोर देन 50%। ये होता है पॉसिबल, लेस देन 50% चांस होते हैं इनके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लेस देन 50% होते हैं इनके चांसेस, उनको बुक करना पड़ेगा कंटेंजेंट लायबिलिटी, सिंपल चीज़ है। फिर आगे आता है रिमोट, अनलाइकली, मतलब पॉसिबल मतलब बहुत कम है चांसेस, 1-2% के चांसेस होते हैं, तो उनका कुछ नहीं करना। तो बस यहीं पे हमारा खत्म होता है AS29। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।